नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे फोर्थ ग्रेड के लिए, साइंस की बात कर रहे थे। इवन ये जो साइंस की क्लासेज है ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी हो। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको एक बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। इतना शानदार कंटेंट है कि जो सभी एग्जाम है वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो हमारी एक क्लास इसके अंदर पहले हो चुकी है, जिसके अंदर हमने प्रकाश के कुछ गुणधर्म नियम वगैरह पढ़े थे और प्रकाश के परावर्तन पढ़े और परावर्तन का नियम पढ़े। यानी फोर्थ ग्रेड के सिलेबस के अंदर जो लाइन लिखी हुई थी, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये लाइन लिखी हुई थी, वो हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट इसको कर लिया है। और इस क्लास के अंदर हम आगे की कुछ चीज़ें हैं बाकी बची हुई है वो हम कर रहे हैं। हालांकि फोर्थ ग्रेड के सिलेबस के अंदर स्पष्ट ये लाइन नहीं लिखी हुई है, फोर्थ ग्रेड सिलेबस में जितना लिखा हुआ था उतना हमने कर लिया है। लेकिन जब हम प्रकाश टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर उस टॉपिक को कंप्लीट ही करते हैं, क्योंकि प्रकाश टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे किसी भी सिलेबस के अंदर वो हम सारी पूरी कर लेते हैं। जैसे प्रकाश के अंदर हम एक पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं और इसके नियम पढ़ते हैं। हम अपवर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। उसके बाद में हम विवर्तन पढ़ते हैं। और उसके बाद में विवर्तन के बाद में हम व्यतिकरण भी आता है, वो उच्च क्लासों से लिया आता है। हमारे पेपर के अंदर जो प्रश्न आता है वो आता है प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, इसके नियम, सारे दर्पण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, इंद्रधनुष के जो है एक दो प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा लेंस है, लेंस के एक दो प्रश्न आते हैं। तो जितने भी प्रश्न इस प्रकाश बिंदु से आपके कहीं पे भी आते होंगे किसी भी एग्जाम में, उन सबको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि फोर्थ ग्रेड का हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। फिर एक क्लास के अंदर हम सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक एकदम बेहतरीन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो आज का पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी टॉपिक हैं ये बाकी सब छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ा वही था परावर्तन, वही सबसे बड़ा था। जैसे देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, जैसे हमने बात की थी परावर्तन के बारे में, वैसे ही क्या है परावर्तन। तो ये था कि भाई जब भी कोई प्रकाश आता है किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसके अंदर क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये फिक्स शर्त है इनकी। क्या शर्त है कि भाई जब भी प्रकाश है वो किसी सघन माध्यम से, ये फिक्स शर्त रहेगी कि प्रकाश हमेशा कहां से जाएगा, सघन से विरल ही जाएगा। ठीक है, जब भी प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है तो एक विशेष आपतन कोण पर किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यदि यदि ये कोण, इसका मान क्रांति कोण से भी अधिक हो, जब क्रांति कोण का से अधिक मान होता है तो वो किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शब्द से स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण परावर्तन हो रहा है और वो भी आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जैसे हम आगे देखेंगे इसके अंदर क्या है, यदि आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो, क्या बात की, देखो कि सघन से कोई किरण है वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है। फिर क्या है, यदि कोई आपतन कोण पर किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है उसको तो क्रांति कोण कहते हैं। और जब 90 से ज्यादा हो जाती है तब वो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। यही हमने बात की है कि आपतन जो कोण है यदि वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, यानी 90 से ज्यादा हो जाता है, तो वो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। जैसे किरण वापस उसी माध्यम के अंदर लौट आती है, इसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये नीचे क्या है, ये सघन माध्यम है, ये ऊपर विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण यहां से जा रही है, नीचे से जा रही है, तो सघन से विरल की ओर प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, तो सघन से विरल की ओर ये आपके क्या है, कोण आई है, और यहाँ पर क्या है आपके कोण आ रहे, जो हमने पढ़ा था आपके आपतित कोण और परावर्तित कोण। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, जब सघन से विरल की ओर जा रहा है तो एक कंडीशन पर, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट होती है, ये आपके क्या है, आपतन कोण पर जब 90 डिग्री पर अपवर्तित होता है तो ये क्रांति कोण हो जाता है। जैसे आप दूसरे चित्र के अंदर देखो, बी के अंदर देखो, ये किरण जा रही है और जाते ही ये आपके क्या, आपके 90 डिग्री पर यहां से जाती है और उसके बाद में आपके इसे 90 डिग्री पर ये क्या करती है, आपके इधर चली जाती है। यानी इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पर, इसको बोलते हैं आपके क्रांतिक कोण। अब अगली शर्त क्या है कि यदि 90 डिग्री से ज्यादा, यदि 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है ये कोण, पहले देखो ये कोण है आई आर बराबर है, ठीक है, उसके बाद में ये क्या हुआ, ये आ गया अपने यहाँ पर 90 डिग्री पे। ठीक है, ये था 90 डिग्री पे, जब ये 90 से भी ज्यादा हो जाता है, यहाँ आ जाता है, तो किरण क्या है, वापस आ जाती है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी सघन माध्यम में जाती है, टकरा करके वापस सघन माध्यम में आ जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यही लिखा हमने कि क्रांति के कोण से ज्यादा क्या है, आपतन कोण है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है आई का मान है वो सी से ज्यादा है, यानी क्रांति के कोण से इसका आई का मान है वो ज्यादा हो जाता है, और तब क्या है, इसका आपका आंसर ये हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो
आपके एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू के अनुसार क्या क्या चीजें पूछी जाती है उस पर हम ये भी बात कर लेंगे कि साधारण परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति बदल सकती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। भाई जो हमने साधारण परावर्तन पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि साधारण परावर्तन के अंदर क्या है, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है, प्रकाश कभी भी खुरदरी सतह से आपके टकरा करके वापस लौटता है, तब क्या होता है, तब प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बदल सकती है, बदल जाती है खुरदरी सतह से। और यहां पर क्या है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त है कि प्रकाश की आवृत्ति है वो यहां पर नहीं बदलती है, क्योंकि प्रकाश है वो क्या है, एक ही माध्यम में रहता है, माध्यम में चेंज नहीं करता है। ठीक है, सघन माध्यम के अंदर ही रहता है, तभी तो क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका मतलब एक ही माध्यम में रह गई, दूसरे माध्यम में गई नहीं, और इसी माध्यम के अंदर जब रह गई, ये देखो ये सारी इसी माध्यम के अंदर रह गई, तो प्रकाश की आवृत्ति यहाँ थी वही यहाँ थी, इसलिए नहीं बदली। यदि ये इसको क्रॉस करके सघन से विरल में जाती तब क्या है, प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती। तो ये चीज ध्यान में रखी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति बदलती है और परावर्तन के अंदर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती थी। सघन से विरल में जाती है, क्रांति कोण से आपतन कोण का मान हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण एक विशिष्ट मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्या आपके क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी एक विशिष्ट मान पर यह मान 90 डिग्री हो जाता है तब तो क्रांतिक कोण कहते हैं। और यदि क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है आपतन कोण का मान, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी वही बात हो गई जो हमने पढ़ा था कि एक माध्यम से जाकर के इधर टकरा के वापस प्रकाश इसी दिशा के अंदर लौट आना। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश जाएगा वापस टकरा के इसी दिशा के अंदर लौट आएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने परावर्तन के अंदर पढ़ा था। जब हमने परावर्तन के अंदर ऐसे पढ़ा था कि कोई प्रकाश की किरण सतह से टकरा करके वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और अपवर्तन क्या था, अपवर्तन यही था कि किसी एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम की ओर किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, चाहे सघन से विरल में करो चाहे विरल से सघन में करो, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर कोई किरण प्रवेश कर जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन। परावर्तन किसको बोलते हैं, टकरा करके वापस चले जाना, यानी एक ही माध्यम के अंदर रहती है, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तन। तो ये क्या था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। तो यही बात यहां पर कह रखी है इन्होंने कि भाई आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, यानी प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता नहीं है, दूसरे माध्यम में जब जाता तो अपवर्तन हो जाता। अब आगे हम अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब के नजदीक आ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, ये शर्तें अपवर्तन की है। परावर्तन के अंदर पुनः उसी माध्यम के अंदर टकरा के किरणें लौट जाती है। ठीक है, परावर्तन के अंदर उसी माध्यम में लौट जाती है, अपवर्तन के अंदर है माध्यम चेंज होता है। दो चीज तो क्लियर रखना दिमाग के अंदर, अपवर्तन परावर्तन का अंतर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसका मतलब उसी माध्यम के अंदर लौटेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आधी स्थिति के अंदर तो वो अपवर्तित होती है, लेकिन यदि विशिष्ट मान पर कोण इसका कोण इससे ज्यादा हो जाता है तो पुनः इसी माध्यम में लौट जाता है। ऐसी विशिष्ट स्थिति को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां पर देखो किरण हमेशा सघन से दुर्बल माध्यम की ओर जाए, ये फिक्स शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ये याद कर लेना, एग्जाम्स के अंदर यही पूछी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर किरण हमेशा विरल से सघन की ओर जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमेशा याद रखना सघन से विरल की ओर जा रहा है, सघन माध्यम से विरल की ओर जा रहा है। सघन माध्यम एक प्रबल है और विरल माध्यम क्या है, दुर्बल है, ये याद रखना। और दूसरी शर्त यह रखना, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। दो शर्तें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है। ठीक है, सीधा यहीं से प्रश्न आता है पूर्ण आंतरिक का। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स क्या है वो प्रश्न आते हैं। जैसे देखो उदाहरण क्या, हीरे का अधिक चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। मृगमरीचिका किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे के अंदर है, हीरा जो भी चमकता है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये मैंने पहले भी बताया था और ये इसको आपको रट्टा मारना है। मृगमरीचिका है, इसको रट्टा मारना है, इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, पानी में डूबी हुई प्रकनली का चमकना, प्रकनली का चमकना ध्यान रखना, प्रकनली का चमकना अलग है और प्रकनली या जो पानी के अंदर डूबी हुई छड़ का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना। जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं उसी को रट्टा मारना है। ठीक है, पानी में डूबी हुई प्रकनली का चमकना किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। मृगमरीचिका के अंदर क्या है, हमें पानी जैसा महसूस होता है, इल्यूजन्स होता है, यह भी एक तरीके से चमक जैसा ही है। तो ये क्या है, जहां पर इस तरीके के शब्द आए वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच के चटके हुए भाग का चमकना यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जैसे
प्रकाश, जैसे हीरे की भी अगर बात कर लें, जैसे मान लो कोई भी हीरा है, ठीक है, इसके अंदर बात कर, जैसे प्रकाश एक बार अंदर घुस गया, फिर ये क्या है, प्रकाश जैसे अंदर घुस गया, उसके बाद में ये यहाँ से टकरा करके अंदर अंदर ऐसे ऐसे टकराता रहेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा नहीं, और अंदर ही अंदर इसका परावर्तन होता रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे क्या हो जाएगा, ये चमकने लग जाएगा बार बार। तो ये क्या है, ये सभी इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, कांच के चटके हुए भाग का चमकना, पानी में डूबी हुई फरक नली का चमकना, मृग मरीचिका और हीरे का अधिक चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के भाग है। एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर वो जो आपके केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर वाली, ठीक है, उस केबल के अंदर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं, इसी का यूज होता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर, दूर संचार के अंदर प्रयोग में लेते हैं। मृग तृष्णा है, रेगिस्तान के अंदर जो है आपके, जैसे गर्मियों के अंदर वो सड़क है उस पे पानी दिखाई देना, या रेगिस्तान के अंदर जो भी है आपके हिरण वगैरह जैसे होते हैं, उनको वहां पर ऐसे पानी सा दिखता है दूर से, पास में जाता है तो वहां पर पानी होता नहीं है, तो वो क्या है, वो मृग तृष्णा है, ठीक है, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, ये याद रखना। मृग हिरण से संबंधित है और तृष्णा जो है प्यास से संबंधित है, तो ये याद कर लेना, मृग तृष्णा रेगिस्तान से संबंधित है, उनको इल्यूजन्स है कि वहां पर पानी होगा। हीरा, हीरा क्या है, चमकता है। प्रिज्म 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री मोड़ पर। पेरिस्कोप, दूरबीन और टेलीस्कोप, पेरिस्कोप के अंदर, दूरबीन के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर, सब का किसका है, इन सब के अंदर प्रकाश की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है। एंडोस्कोप, चिकित्सा के अंदर प्रयोग करते हैं एंडोस्कोप, इसी का भी प्रयोग क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, उन एग्जांपल को हम क्या करते हैं, हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे देखो, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन में प्रयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। ऑप्टिकल फाइबर कांच या पतले प्लास्टिक के बने धागे होते हैं, ठीक है, कांच या पतले प्लास्टिक के बने धागे होते हैं। जब प्रकाश आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश फाइबर में कई किलोमीटर तक बिना ऊर्जा हानि के यात्रा करता है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में इसलिए इनका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एक तो ये इससे अधिक कोण हो जाता है, यह शर्त है, और ये क्या करता है, कई किलोमीटर तक बिना किसी ऊर्जा की हानि के यात्रा करता है। इंटरनेट जो केबल आती है, केबल टीवी वगैरह आती है, जो इंटरनेट केबल आती है, जो वाईफाई वगैरह लगाते हैं, ब्रॉडबैंड, जो आपके जैसे लाइब्रेरी वगैरह में आप कहीं बैठे तो लाइब्रेरी में वाईफाई का कनेक्शन है, तो बाहर किसी खंबे से वो वायर लेकर के इन्होंने लगाया है, तो वो जो केबल है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। अभी अपने भी यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको, वो क्या है, वो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, केबल टीवी वगैरह भी होती है सिटियों के अंदर, वो आप सभी ने देखा होगा, तो वो कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है, डेटा ट्रांसफर और वगैरह इन सब के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला मृग तृष्णा है, और मृग तृष्णा गर्मी के दिनों या रेगिस्तान में दिखाई देता है। धरती की सतह के पास में हवा गर्म होने के कारण घनत्व घटता है और क्या है, अपवर्तनांक बदल जाता है, घनत्व घटता है और अपवर्तनांक आपकी क्या है, बदल जाता है। प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर ठंडी परत, नीचे की ओर गर्म परत में आते समय क्रांति के कोण से अधिक झुक जाती है, परिणामतः हमें दूर से पानी जैसा दृश्य दिखाई देता है या आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। मृग तृष्णा, हीरा देखो, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, कितना होता है भाई, 2.42 होता है, क्या होता है, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है, याद रख लेना, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आगे हम अपवर्तनांक की एक लिस्ट पढ़ेंगे, उस लिस्ट को ध्यान में रखना, जैसे अभी यहाँ पर पूछा गया था पटवारी के अंदर, तो 4th ग्रेड या फिर और किसी भी एग्जाम्स के अंदर ये यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक मान लो लगभग 2.42 होता है। क्रांतिक कोण बहुत छोटा होने के कारण प्रकाश बार बार आंतरिक परावर्तित होता है। क्यों? हीरे के अंदर क्या होता है, हीरे के अंदर भी क्या है, क्रांतिक कोण बहुत छोटा होने के कारण प्रकाश बार बार आंतरिक आपके परावर्तित होता है, मैंने अभी चित्र में आपको बताया था, इसी वजह से हीरा बहुत अधिक चमकदार और आकर्षक दिखाई देता है। सारी बात हमने कर ली। प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म विशेष कोण पर आपतन पर प्रकाश बाहर ने निकलकर पूरी तरीके से अंदर ही परावर्तित होता है। हालांकि प्रिज्म हमने देखा था कि प्रकाश यहां पर प्राप्त करता है, थोड़ा सा दिशा बदलता है, फिर वापस ये जो है यहां से आगे निकल जाता है, ठीक है। ऐसे हमने पढ़ा था कि प्रकाश इस तरीके से आपके प्रिज्म से निकलता है। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा है, यह कर रहा है कि प्रिज्म के अंदर यदि कुछ विशेष कोणों की विशेष स्थिति हो, उस स्थिति पर आपतन करने पर प्रकाश बाहर नहीं निकल के पूरी तरह अंदर ही परावर्तित हो जाता है। वो कौन से कोण है, तो यहां पर देखो, इसका प्रयोग प्रकाश को 90 डिग्री और 180 डिग्री मोड़ने में किया जाता है, ठीक है। तो प्रिज्म का प्रयोग प्रकाश को इन डिग्री कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दूरबीन, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप आदि में प्रयोग किया जाता है। ये शब्द याद रखने पूछे जा सकते हैं, दूरबीन, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप। प्रिज्म का उपयोग कर प्रकाश किरणें दिशा बदलने और स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सहारा लिया जाता है। एंडोस्कोप क्या है भाई, चिकित्सा उपकरण है,
ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए होते हैं इसमें, और इसका प्रयोग देखो पाचन तंत्र, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों को देखने और ऑपरेशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाई, एंडोस्कोप। अगला आ जाएगा अपना विवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट हो चुका है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट इतनी थी। उसके बाद में आता है विवर्तन। अब विवर्तन क्या है? डिफ्रैक्शंस। डिफ्रैक्शंस क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु के आकार जैसा हो, जब प्रकाश किसी वस्तु के आकार जैसा हो और कुछ प्रकाश की किरणें उस वस्तु के किनारे से टकरा करके वस्तु के पीछे वाले भाग में प्रवेश कर जाती है। विवर्तन आप सबको पता है, ठीक है, बहुत ही इजी टर्म्स है। क्या है? इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ देखो, किसी वस्तु की छाया या परछाई का बनना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। मान लो ये इधर से जैसे लाइट आ रही है, मेरे पास में ये पेन है, मार्कर है, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर लाइट टकरा गई तो ये वस्तु है, यहाँ पर टकरा करके जो ये किनारे हैं, इन दोनों किनारे से क्या है? दोनों किनारे से प्रकाश निकल जाता है और प्रकाश फिर इसके पीछे फैल जाता है। तो ये क्या है? जहां तक इसका प्रकाश नहीं होता वो छाया बन जाती है। और आप सभी को पता है छाया क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है भाई। छाया बनना ही क्या है? विवर्तन का भाग है या इसका एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि किसी वस्तु की छाया या परछाई बनना क्या है? विवर्तन का एग्जाम्पल है। यानी अपन यहाँ पर खड़े रहते हैं और हमारा जैसे सामने से प्रकाश आता तो हमारी परछाई इस तरह बनती है, तो प्रकाश यहां से टकरा करके, किनारों से टकरा करके पीछे चला जाता है, लेकिन थोड़ा जहां पर छाया बन रही है उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो वो क्या है? वही विवर्तन है, ठीक है। सुनहरे मौसम में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना भी क्या है? आपके विवर्तन का एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे या संकीर्ण छिद्र जिसका आकार तरंग दैर्ध्य से गुजरता है तो आपके मुड़ जाता है। जैसे देखो, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद आकाश में उजाला दिखाई देना, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद में आकाश में उजाला दिखाई देना विवर्तन का एग्जाम्पल्स है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। सीडी या डीवीडी पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देना विवर्तन का एग्जाम्पल्स है। बुलबुले और तेल की परत पर इंद्रधनुषी रंग आना, बुलबुले और तेल की परत पर इंद्रधनुषी रंग आना किसका एग्जाम्पल है? विवर्तन का एग्जाम्पल है। एक बात याद रख लेना, यहाँ पर ये कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, यहाँ पर पूछी जाएगी तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, या ऐसा पूछा जाएगा कि बुलबुले और तेल की परत पर इंद्रधनुषी रंग है, वो किसका एग्जाम्पल है, ऐसा पूछा जाएगा। ऑप्शन में आएगा पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। तो आपको क्या होना है? ऐसा विवर्तन करना। सभी के एग्जाम्पल याद रखने, परावर्तन के सारे रखने हैं मैंने जितने बताए। पूर्णांतरिक परावर्तन, उसके बाद में अपवर्तन बताएंगे, विवर्तन बताऊंगा, व्यतिकरण बताऊंगा, प्रकीर्णन बताऊंगा। सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बार बार यही पूछा जाता है। हालांकि हम एग्जाम्स के अंदर आए हुए सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे और उसी में से जो उम्मीद है अपन यहाँ पर पीवाईक्यूज के अलावा कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने शामिल किए हैं, तो वहां से अपना क्या टारगेट यही रहता है कि प्रश्न क्या हूबहू आए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अगली क्लास में उन पे। आपको फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो तो याद रखना है। प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है भाई? जब समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य और समान आवर्ती, तीन चीज हो गई, समान आयाम, समान तरंग दैर्ध्य और समान आवर्ती की दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही दिशा में संचरित होती है तो किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता व ऊर्जा उच्च हो जाती है, तो किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता और ऊर्जा क्या है? निम्न हो जाती है। यही घटना प्रकाश का क्या? व्यतिकरण कहलाता है। बहुत ही इजी और सिंपल परिभाषा है। जैसे देखो, साबुन के घोल के बुलबुले का रंग क्या दिखाई देना? रंगीन दिखाई देना। दोनों चीजों में फर्क है। पानी की सतह पर तेल की बूंद का रंगीन दिखाई दे जाना, यहाँ पर क्या था? बुलबुले और तेल की परत पर इंद्रधनुषी रंग आना या रंगीन दिखाई देना, ठीक है। तो विवर्तन और विवर्तन के सेम इसी तरीके का क्या है? आपके व्यतिकरण है। साबुन के घोल के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना और पानी की तेल की सतह का आपने ये, तो आप इसमें चीज में कंफ्यूज मत होना। विवर्तन और व्यतिकरण के अंदर लगभग एक ही जैसी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक आपकी चीज ऑप्शन में आने वाली है। उसके बाद भी देखो आप प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन यानी लाइट का आपके फैल जाना। जैसे एक लाल लाइट है वो सीधी पड़ती है, जैसे एक टॉर्च देखते हो उसकी सीधी सी लाइन लाइट पड़ती है, और एक आप देखो कि जैसे कोई अपने एलईडी वगैरह लगी हुई होती है, इसकी लाइट चारों तरफ फैल जाती है, तो फैलना क्या है? प्रकीर्णन है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों जैसे धूल के कण, वर्षा, जलवाष्प, गैसों आदि से गुजरता है तो वह अपने अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है, और यही प्रकीर्णन कहलाता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन धूल के कणों से होती है भाई, ठीक है। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक धूल के कण है मान लो, और धूल के कणों से अंदर बाकी चीजें भी है लेकिन वो कम प्रभावित करती है अपेक्षा इसके, ठीक है। तो धूल के कणों से प्रकीर्णन सर्वाधिक अधिक होता है। देखो, अब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक चीज याद रखना, यानी यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रकीर्णन
व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आपके लैम्डा या तरंग दैर्ध्य के। एक चीज याद हो गई, यानी तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, प्रकीर्णन जितना अधिक होगा आपके तरंग दैर्ध्य उतना कम होगा। एक दूसरे के विपरीत है, तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। यही बात ये कह रहा है कि यदि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, इसका मतलब प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा, और प्रकीर्णन सबसे कम होने का मतलब है कि वो सबसे कम बिखरेगा, सबसे कम फैलेगा, क्योंकि प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन बिखरना है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इसका मतलब लाल रंग क्या है? सबसे कम बिखरेगा, और सबसे कम बिखरेगा इसका मतलब लाल रंग का प्रयोग क्या है? खतरों की जगह, निशान की जगह क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं। ट्रेन वगैरह के लिए भी लाल रंग का प्रयोग करते हैं, बत्ती वगैरह के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो दूर से एकदम जो है एग्जिट और एकदम सही दिखाई दे, क्योंकि उसका प्रकाश है, तरंग दैर्ध्य अधिक है, प्रकीर्णन कम है, इसलिए वो प्रकाश उसका बिखरता नहीं है और वो एक जैसा दबा दिखता है। इसलिए जितनी भी सेंसर लाइटें वगैरह होती है उनमें सब में क्या है? लाल रंग होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का क्या है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रकीर्णन क्या है? सर्वाधिक हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी हम एक वो सूत्र पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, बेनी आ है पीनाला, एक सूत्र होता है बेनी आ है पीनाला, वर्ण विक्षेपण का जो सूत्र है बेनी आ है पीनाला, उसमें यही होता है। क्या है? बेनी आ है पीनाला। जैसे यहां पर अपन शुरू करते हैं, बेनी आ है पीनाला, ऐसा शब्द है, आप सभी ने सुना होगा, या आप जो है विबिग्योर पढ़ते हो। ठीक है, या आप विबिग्योर याद करते हो, या बेनिया है पीनाला याद करते हो, कोई भी याद करते हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बैंगनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बैंगनी है, और बैंगनी का क्या है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर ये इस तरीके से जाता है, बेनी आ है पीनाला, सबसे लास्ट में क्या है? लाल है, सबसे लास्ट में क्या है? लाल है। लाल क्या है? यहाँ से इस तरफ से जाते हैं तो प्रकीर्णन सबसे तरंग दैर्ध्य कम है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, तो यहाँ पर कम, यहाँ से सबसे ज्यादा। यही विबिग्योर का है आपके, यहाँ पर देख लो क्या, वोयलेट का क्या है? आपके वोयलेट बैंगनी को क्या बोलता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, प्रकीर्णन सर्वाधिक है। यहाँ पर आर रेड हो गया तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य हो गया, यानी एक ही चीज है। फिर देखो, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, उदाहरण क्या है भाई? प्रकीर्णन का। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन का है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना किसका है? प्रकीर्णन का है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है, और जहां पर प्रकीर्णन नहीं होता इसका मतलब क्या हो जाएगा? आकाश है वो काला दिखाई देगा भाई। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखें। खतरे के निशान के लाल रंग बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगला देखो भाई, प्रकीर्णन बात करें तो ये प्रकाश का धूल जल वाष्प अणुओं को टकरा करके गर्मी मार्ग से विचलन हो जाना, अधिकतम बैंगनी का है। ठीक है, न्यूनतम लाल रंग की किरणों का है। पीला प्रकाश, कोहरे के मौसम में वाहन की हेडलाइट में पीले रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। कोहरे में पीला रंग का प्रकाश क्या है? अधिक उपयोगी है। तो यह भी पूछा जा सकता है, यह भी याद रखना कि यदि कोहरा है और कोहरे के अंदर वाहन की हेडलाइट के अंदर कौन सा रंग का प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पीला रंग का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और कोहरे के अंदर पीला प्रकाश है वो आपके उपयोगी होता है, तो ये ध्यान में रखना है। आकाश का नीला रंग हमने पढ़ लिया कि भाई वायुमंडल में नमी उपस्थिति, छोटे तरंग दैर्ध्य, नीली किरणों के कारण अधिक प्रकीर्णन का आकाश नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन में क्या संबंध है, ये हमने पढ़ लिया। एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी प्रकीर्णन उतना अधिक होगा, ये हमने पढ़ लिया है। चंद्रमा पर आकाश, चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ये भी हम बात कर ली हमने। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं और याद भी रखनी है आपको, सारी सारी क्या है आपके अति महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में अगला देखो, यहाँ पर अपना आता है वर्ण विक्षेपण की बात करें अपन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। इसकी बात अभी हमने की थी कि जब ये मान लो प्रिज्म है, जब कोई प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये श्वेत किरण है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश की जानी यहाँ चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से क्या है? यहाँ से भाई आपके ये अपवर्तन हो गया, परावर्तन, तो यहाँ पर वापस चली तो परावर्तन हो जाता, अंदर जाकर के ये मुड़ गई तो ये अपवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ आके फिर मुड़ गई तो फिर इसका वापस अपवर्तन हो गया। तो ये क्या है?
यहाँ पर इसका 2 बार अपवर्तन हो गया, यहाँ जाकर के यहाँ आई और फिर यहाँ आई, फिर यहाँ जाकर के यहाँ आई। तो जब भी एक श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरती है, तो वो अपने रंगों को 7 रंगों के अंदर विभक्त कर देते हैं। हमने कहा कि प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो वो क्या है, इन रंगों के अंदर विभक्त कर देती है। और जब प्रिज्म से बाहर निकलती है, एक किरण जब बाहर निकलती है, तो क्या है, पर्दे पर हम वो है 7 रंगों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका क्रम याद रखना है जो मैंने आपको बताया था। बेनी आ है पीना ला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। या विबग्योर, VIBGYOUR, विबग्योर याद रख लेना, विबग्योर या बेनिया है पीना ला, नीचे से याद रखना ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, क्या है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकीर्णन अधिक है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य याद रख लेना, यहाँ पर सबसे कम हो गया, और तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो नीचे से अपन ऊपर की ओर जाएंगे, हमेशा क्या जाएंगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य फिर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आएगा भाई। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आएगा, और सबसे अधिक आएगा मतलब प्रकीर्णन कम आएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है सारा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आएगा, इसका मतलब क्या है, प्रकीर्णन कम आएगा, प्रकीर्णन कम आएगा तो दूर तक दिखेगी। तो ये आप एक चीज याद रखोगे ना भाई, तरंग दैर्ध्य का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, इसका मतलब प्रकीर्णन है वो आपके नीचे से ऊपर की ओर घटता है। एक ही चीज है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, याद रख लेना। इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है, विक्षेपण से होता है। प्रिज्म अलग अलग आपके रंग को अलग अलग करता है। अधिकतम विक्षेपण बैंगनी का होता है, न्यूनतम लाल का होता है। रंगों का क्रम विबग्योर नीचे से ऊपर तक का है। तो सारी चीजें हमने देख ली है। उसके बाद में देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ ही रहे हैं। जब प्रकाश श्वेत कांच के किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 अवयवी में विभक्त हो जाता है। अपवर्तन वैसे ही हो गया, परावर्तन तो होता कि अंदर प्रवेश करने से पहले ही मुड़ जाती, तब तो परावर्तन होता। जब अंदर जाकर के मुड़ी है, फिर बाहर निकल के फिर मुड़ी है, तो इसी को तो परावर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही परावर्तन है, सॉरी अपवर्तन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या है, अपवर्तन है। परावर्तन तो वही है, टकरा करके वापस आ गई। ठीक है, परावर्तन तो टकरा करके वापस आनी है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग और शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। वर्ण विक्षेपण की घटना में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। वर्ण विक्षेपण की घटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या भाई, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और इंद्रधनुष का बनना इसका एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ण विक्षेपण का। यहाँ पर ये लिखा हुआ सेम ही चीजें हैं। फिर यहाँ पर देखो, प्रकाश के रंग की बात कर लेते हैं। तो सूर्य श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये हमने पहले बात कर ली थी। विबग्योर ये 7 रंग होते हैं। बैंगनी से वॉयलेट की ओर ये जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। मैंने यही बात कर ली थी कि नीचे से ऊपर जाते हैं विबग्योर में, तो यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। वेग बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, वेग बढ़ता है, आवृत्ति घटती है, ऊर्जा घटती है, अपवर्तनांक घटता है और प्रकीर्णन घटता है। 4 चीजें कम होती है। कौन सी 4 चीजें कम होती है, आवृत्ति कम होती है, आपके ऊर्जा कम होती है, अपवर्तना कम होता है और प्रकीर्णन कम होता है। 2 चीजें बढ़ती है नीचे से ऊपर जाने पर, वेग और तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर आपके बैंगनी है, वॉयलेट है, ये विबग्योर है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये विबग्योर है, तो ये क्या है, नीचे वॉयलेट है, ऊपर रेड है। तो नीचे से ऊपर जाने पर 2 चीजें बढ़ेगी, एक तो वेग बढ़ेगा, एक तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। 4 चीजें घटेगी, प्रकीर्णन कम होगा, अपवर्तनांक होगा, ऊर्जा और आवृत्ति, ये 4 चीजें यहाँ पर कम होगी। और यहाँ से क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रकाश के रंगों के इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और भी घटती है, वो है विचलन। ठीक है, क्या है, डेविएशन भी घटता है। यहाँ पर विचलन वैसे घट जाएगा, हमने पता है कि लाल रंग का है वो आपके क्या है, विचलन कम होता है और सीधी जाता है, तो वो विचलन और ये सारी चीजें कॉमन सेंस से हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, विचलन घटता है। प्राथमिक या मूल रंग कौन है, RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, हम तीन कलर पढ़ते हैं, हम सभी को पता है। प्राथमिक रंग इन 3 रंगों को बोलता है। तो ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, वो नहीं है। तो प्राथमिक रंग कौन है, आपके RGB है, वो प्राथमिक रंग है, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद में देखो, यहाँ पर ये जो है, ये 100% पूछा जाता है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है। क्या, कैसे पूछी जाएगी, लाल और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनेगा, मैजेंटा बनेगा। या आएगा कि मैजेंटा रंग कौन सा रंग मिलकर के बना हुआ है, रेड प्लस नीला क्या है, मैजेंटा है। उसके बाद में देखो, लाल प्लस हरा क्या है, पीला। ठीक है, ला है पी क्या है, ये याद रखना। देखो, लाल प्लस नीला मैजेंटा, लाल प्लस हरा पीला। ठीक है, ये चीज याद रखना, लाल यहाँ पर है। उसके बाद में हरा, उसके बाद में हरा प्लस नीला की बात करें तो ये श्यान रंग है, श्यान रंग है, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में लाल प्लस हरा प्लस नीला तीनों आपस में मिल जाए तो कौन सा रंग बन जाता है, श्वेत रंग बन जाता है। यानी मूल रंग तो कौन से, मूल रंग तो अपने 3 ही है आपके, RGB, रेड, ग्रीन और नीला। ठीक है, रेड, ग्रीन और नीला 3 ही रंग है, लाल, हरा, नीला।
लेकिन ये तीन रंग मिलकर के और इतने रंग और बनाते हैं। जैसे अगर पहला मिल जाएगा, लाल और नीला मिल जाएगा, मैजेंटा हो जाएगा, लाल और हरा बन जाएगा, पीला हो जाएगा, फिर बचा हरा और नीला, तो हरा और नीला बन जाएगा तो शाम हो जाएगा, फिर वापस तीनों मिल जाएगी तो श्वेत हो जाएगा। तो ठीक है, ये तीन और ये चार, कितने हो गए, 7 रंग इन्होंने बना दिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेड है और यहाँ पर वॉयलेट है, यानी ये वही है विबग्योर। इधर से देख लो आप विबग्योर यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ क्या है, वहाँ सबसे कम तरंग दैर्ध्य है और तरंग दैर्ध्य क्या है, यहाँ पर बढ़ रहा है। या फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, इधर जाता है तो कम कम होता है। यानी यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट आपके वेवलेंथ है और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है और लिस्ट एनर्जी है। यानी ये आपकी क्या है, आवर्ती और ऊर्जा यहाँ पर कम है और इधर जाएगी तो बढ़ेगी। ये बातें हमें सारी चीजें हम कर चुके हैं भाई, ठीक है, सारी चीजें हम कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो अगला आपके प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और माध्यम के अपवर्तनांक के क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा होता है, क्या होती है, उल्टी होती है। यानी प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, ठीक है, चाल उतनी कम होगी। यानी अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल क्या है, चाल कम होगी। यानी प्रकाश की चाल बढ़ाने के लिए अपवर्तनांक क्या है, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मानो देखो कि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, एक होगी तरंग दैर्ध्य और विवर्तन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल एक दूसरे की क्या, व्युत्क्रमानुपाती है। दो चीज याद रखना यहाँ पर, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। क्यों क्यों निर्वात में सर्वाधिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए चाल अधिक होती है। उसके बाद में निर्वात के बाद में जो है आपके गैस आता है, फिर द्रव आता है और फिर सबसे कम आता है ठोस। तो यहाँ पर याद रख लेना, यही आपके क्या है, क्रम है, यही प्रकाश की चाल का क्रम है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में है, उसके बाद में गैस, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में ठोस। ये क्रम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गैस, द्रव, ठोस और आपके निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। बाकी सब में क्या है, इससे कम ही है, फिर गैस और फिर ये इन बाकी सब में निर्वात से कम है, ठीक है। तो यदि विभिन्न माध्यम की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है, विभिन्न माध्यम की प्रकाश की चाल है वो ध्यान में रखना। जैसे ध्वनि की चाल पटवारी के अंदर पूछी गई थी, तो प्रकाश की चाल आपके 4th ग्रेड या किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे निर्वात या फिर वायु आ जाता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। पानी की बात करें, पानी की बात करें तो क्या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच की बात करें, कांच तो 2 × 10⁸ है। हीरा की बात करें तो 1.25 × 10⁸। हमने बात की थी हीरे का क्या है, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। हमने यही बात की थी वहां पर कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42 था, हमने यही पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक और चाल तो व्युत्क्रम है, इसका मतलब हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक है, ठीक है। तो हीरे का क्या, हीरे का अपवर्तनांक क्या है, बहुत अधिक है। तो यहां पर क्या, हीरा हीरा क्या 1.25, हीरा क्या, हीरे की चाल क्या 1.25 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये लगभग किस में आ जाता है, आपके क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आ जाता है। तो क्या है, यहाँ पर देखो आप, सबसे ज्यादा निर्वात के अंदर हो गई, फिर आ गई गैस। गैस के अंदर यदि बात करें, गैस के अंदर बात करें तो गैस कौन सा है, आपके पानी। गैस तो चलो वायु में आ गया, फिर आता है द्रव, द्रव आ जाएगा पानी, फिर आ जाता है ठोस। ठोस के अंदर भी देखो आपके अलग अलग है, यहाँ कांच है, कांच थोड़ा लिक्विड टाइप में या कम ठोस है, तो उसकी थोड़ी हीरे से ज्यादा हो गई। और हीरा क्या है, हीरा सबसे ज्यादा ठोस है, तो हीरा का क्या हो गया 1.25 हो गई, यानी चाल कम हो गई। इसका मतलब चाल क्या है, ये चाल का घटता हुआ क्रम है। तो ये सब का याद रखना आपको, ठीक है। आइडिया लगा लेना, गैस, ठोस, द्रव, ठीक है, गैस, द्रव, ठोस, सॉरी गैस, द्रव, ठोस और निर्वात, ये आइडिया याद रख लेना इस तरीके से। और इस तरीके से याद रखनी है आपको। प्रकाश की चाल आपके ओले रोमर ने 1676 के अंदर ज्ञात की थी। यहां पर ये चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है भाई, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाओं के कारण कौन बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है भाई, ठीक है, हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा के अंदर बनता है। आप सब लोगों ने देखा होगा ये इंद्रधनुष बहुत बार है आपके बारिश के मौसम के अंदर, सबने देखा होगा। तो ये सूर्य की विपरीत दिशा के अंदर बनता है, इस चीज को ध्यान में रखना। प्राथमिक इंद्रधनुष की यदि बात करें तो इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष की यदि बात करें तो इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 ही बार क्या होता है, परावर्तन होता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, अपवर्तन तो दोनों में 2-2 बार होते हैं, परावर्तन उसमें 1 बार होता है, इसमें परावर्तन 2 बार होता है, ठीक है। और बनने वाली घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। अभी हमने लास्ट के अंदर क्या पढ़ा था, अभी हमने लास्ट के अंदर वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, ठीक है। वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने ये पढ़ा था, उसको एग्जाम्पल्स क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल्स इंद्रधनुष का बनना, यही पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता था, प्रिज्म की तरह ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था, अपवर्तन भी होता था,
ये मैंने बताया था अपवर्तन हो रहा है और इंद्रधनुष का बनना इसी का कारण है। तो यही चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है कि इंद्रधनुष बनने के अंदर आपके वर्ण विक्षेपण आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आता है, अपवर्तन भी उसमें होता ही है और परावर्तन भी होता है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन दोनों में होता है, 1 बार परावर्तन और 2 बार परावर्तन। ये याद रखना, प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष क्रम यह है, प्रथम बाहर से भीतर लाल हरा बैंगनी और द्वितीय के अंदर फिर आता है बैंगनी हरा लाल। ठीक है, ये 2 इंद्रधनुष बनती है। के बाद में देखो अगला रंग। रंग की बात करें, यही हमने पढ़ लिया था, वस्तुओं का अपना कोई रंग नहीं होता है। मैंने आपको बात कर दी थी कि वस्तु का कोई रंग नहीं होता है। जैसे जो वस्तुएं आपको जिस तरीके से दिखाई दे रही है उन वस्तुओं का कोई रंग नहीं होता है। आपका ये पेन व्हाइट दिख रहा है, इस पेन का कोई रंग नहीं है, ये आपको दिख रहा है, ये प्रकाश के कारण आपको व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, आपके आसपास में जितनी भी चीजें आप इमेजिन कर लो, जहां पर आप बैठे हो, देख रहे हो, फोन देख रहे हो, फोन का जो रंग दिख रहा है वो भी क्या है, उस वस्तु का रंग नहीं है। वस्तु का कोई रंग नहीं होता है, एक चीज अपने माइंड में बिठा लेना इस चीज को। ठीक है, कोई भी वस्तु का कोई रंग नहीं होता है। वस्तु कुछ रंग अवशोषित करती है और कुछ रंग परावर्तित करती है। ठीक है, वस्तु कुछ रंग अवशोषित करती है और कुछ रंग परावर्तित करती है। जो परावर्तित करती है वही वस्तु का रंग हमें दिखाई देता है और वही वस्तु का रंग होता है। ठीक है, तो वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता, यह ध्यान में रखना। वस्तु जिस प्रकाश के जिस भाग को परावर्तित करती है वही अपने को वस्तु का रंग दिखाई देता है। जैसे बात करें, यदि लाल वस्तु सफेद प्रकाश के अंदर अपने को कैसी दिखेगी, तो यदि वो लाल भाग को परावर्तित कर देगी, बाकी सभी भाग अवशोषित कर लेगी, तो वो वस्तु हमें लाल दिखाई देगी। ठीक है, जैसे ये आपको क्या है, ये आपको सफेद दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रकाश पड़ा और पूरा पूरा सातों सातों रंग क्या है, परावर्तित हो गई। जब पूरे पूरे परावर्तित हो जाता है तो वो वस्तु हमें क्या सफेद दिखती है। और यदि किसी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ा और सभी रंग है वो परावर्तित नहीं होकर के सभी सभी अवशोषित हो जाते हैं, तो वो वस्तु हमें कैसे काली दिखाई देती है। ठीक है, तो ओपेक या अपारदर्शी की बात करें तो वस्तु का रंग क्या है, परावर्तित प्रकाश पर निर्भर करता है कि वो कौन सा प्रकाश परावर्तित करता है, वो उस तरीके की अपारदर्शी वस्तु दिखाई देती है। पारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है, तो वो पार होने वाले प्रकाश पर निर्भर करता है कि वो पारदर्शी जो वस्तु है वो कौन से प्रकाश को पार कर देती है, वही जो पारदर्शी वस्तु का रंग है अपने को दिखाई देता है। अपारदर्शी में वो कौन से रंग को वापस जो है आपके परावर्तित कर देती है, वही रंग हमें अपारदर्शी वस्तु का दिखाई देता है। सभी रंग का परावर्तित होना, सभी रंग परावर्तित होगा, इसका मतलब है वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। और सभी रंग यदि अवशोषित हो गई तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, वस्तु हमें काली दिखाई देगी भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रकाश का अपवर्तन की बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की यदि बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन बता दिया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दिया, विवर्तन पढ़ लिया, व्यतिकरण पढ़ लिया, वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, रंग पढ़ लिया, इंद्रधनुष पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। प्रकाश का अपवर्तन बता हमारा। ठीक है, तो हमने कहा था कि यदि कोई किरण किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन था। अपवर्तन की बात करें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में प्रवेश करके दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के नजदीक आएगी, या अपने जो रास्ता है या तल है उससे थोड़ा दूर हट जाएगी, अपने मतलब आप उस रास्ते से चेंज हो जाएगी उसकी स्थिति, तो वो आपकी क्या है, अपवर्तन है। जैसे देखो, प्रकाश का अपवर्तन वह गुण है जिसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है। बस सीधी सी बात है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी स्थिति चेंज कर लेता है, मुड़ जाता है, वही अपवर्तन होता है। यह तब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी संचरण की दिशा बदल जाती है। ठीक है, यानी संचरण और चलने की दिशा बदल जाती है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये अपवर्तन होता है। कैसे अपवर्तन होता है, अभी हमने कहा था, मान लो कोई प्रकाश सघन से विरल में जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, सघन है वो प्रबल है और विरल क्या है, थोड़ा दुर्बल है। तो जब प्रबल से दुर्बल के अंदर जाएगी तो हमने कहा था कि ठोस, द्रव और गैस अलग अलग माध्यम के अंदर क्या है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब सघन से विरल में जाएगी इसका मतलब सघन ठोस है, और ठोस से विरल के अंदर जाएगी इसका मतलब क्या, प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी, और चाल चेंज हो जाएगी तो प्रकाश के संचरण की दिशा और स्थिति चेंज हो जाएगी। तो मुख्य कारण यही है प्रकाश के चाल चेंज होने का कारण, क्योंकि माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, आपको पता है अपवर्तनांक और चाल एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होती है। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या है और आपके चाल क्या है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा ये सारी चीजें माध्यम पर डिपेंड करेगी, तो ये माध्यम और प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगी, तब अपना भी वो अपवर्तन का अपने को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर चीजें देख लो, ये है, जैसे ये किरण है, ये आपतित किरण है, मतलब आ रही है, टकराई यहां से एक माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। ये कौन से माध्यम में आ रही है, यानी ये विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है। ठीक है,
सघन विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर ये प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, दोनों ही आ रही है। यहाँ पर विरल से सघन है और यहाँ पर सघन से विरल है। अपवर्तन के अंदर दोनों ही स्थिति लागू होती है, लेकिन हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वहां फिक्स शर्त है, किरण हमेशा सघन से विरल जाएगी। ये फिक्स स्थिति है किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, वो याद कर लेना, सघन से विरल हमेशा जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किरण आएगी, विरल से सघन में जाएगी। जब भी विरल में सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण को जाने तो ऐसे चाहिए था, सीधी सीधी तो भाई ऐसे ही जाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर विरल का अधिक है, जो आपका माध्यम है उसका चाल अलग है। यहाँ पर आते ही प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी, चाल चेंज हो जाएगी तो वो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, और दिशा चेंज होकर के वो किस तरफ मुड़ जाएगी? वो आपके अभिलंब की ओर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक अभिलंब है। ये तो हमने उसमें लिया था, परावर्तन के अंदर भी लिया था, ठीक है। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जब भी आपतित किरण आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी अब यहां से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब के नजदीक चली गई। और यही आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही कारण यहां पर होता है कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है तो आपके अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है और ये अभिलंब होता। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने ये पढ़ा था परावर्तन के लिए कि यहां पर ये आपतित किरण होती है, ये आपके अभिलंब होता है, और ये आपके परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यहां पर आपतित किरण तो है लेकिन अपवर्तित किरण हो गई, जबकि परावर्तित किरण यहां पर नहीं है, ठीक है। तो सघन से विरल और विरल से सघन दो माध्यम है, दोनों में प्रवेश कर सकती है। विरल से सघन में करेगी तो अभिलंब की ओर आएगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। एक चीज में ध्यान में रख लेना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या है, हमेशा सघन से विरल की ओर जाती है। आप ये जो याद उसको उससे भी लिंक करके रख सकते हो, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये किरण जा रही है, यहाँ पर प्रवेश कर रही है, और ये क्या है, ये यहाँ पर मान लो ये 90 डिग्री क्रांति कोण है, क्रांति कोण से थोड़ी अधिक हो गई मान लो, ठीक है, क्रांति कोण से थोड़ी अधिक हो गई। इसका मतलब ये दिखने में कैसी दिख रही है? अभिलंब से तो दूर ही दिख रही है ना, अभिलंब से तो ये दूर ही दिख रही है आपको। इसका मतलब ये याद रख लेना, हमने कहा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हमेशा सघन से विरल की ओर जाता है। कैसे जाता है? सघन से विरल की ओर जाता है, लेकिन जाता नहीं है, वापस मुड़ जाता है। तो जब सघन से विरल की ओर जाता है तो ये दिखने में तो आपको दूर ही दिख रहा है, तो आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसको लिंक कर लो, इसका मतलब दूर हट रही है। मतलब ये हुआ कि जब सघन से विरल में आ रही है तो दूर हट रही है, इसका उल्टा ऑटोमेटिक हो गया, विरल से सघन में क्या है, इसके नजदीक आ रही है। यही प्रश्न बनेगा, यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन इससे दूर है और कौन इससे नजदीक, किस किस स्थितियों के अंदर होता है। एग्जाम्पल्स तो याद रखना ही है। अपवर्तन का कारण क्या है? तो देखो, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। मैंने बता दिया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है और वो मुड़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के नियम क्या है? पहला नियम तो यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम का पृथक करने वाली जो सतह है उसके आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। बिल्कुल हो गया, ये एक तल है, यहाँ पर ये कहाँ पर? एक ही तल पर है। दूसरा नियम आ जाता है स्नेल का नियम। यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्नेल का नियम का संबंध किससे है? परावर्तन से है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है, अपवर्तन से? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो क्या, यह कॉमन सेंस का प्रश्न है सीधा। यही प्रश्न उसके परावर्तन के अंदर था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में है। यहाँ पर यह बात कर रहा है कि आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है, ठीक है। और दोनों माध्यम के जो आपके दो माध्यम है, ऊपर वाला नीचे वाला, इन दोनों माध्यम को ये पृथक करने वाला जो है आपके आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु, ये भी जो जितनी भी चीजें हैं ये सब एक ही तल पर है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम याद रखना, ये स्नेल का नियम है। किससे संबंधित है? आपके अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम क्या है? किसी निश्चित रंग के प्रकाश अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। यानी साइन आर और साइन आई का अनुपात क्या है? स्थिर होता है, स्थिरांक होता है, जिसको हम एन मानते हैं। यानी अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, जबकि माध्यम वेग और तरंग दैर्ध्य क्या है? बदल जाता है। ये हमने बात की थी कि आपके प्रकाश की आवर्ती है वो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, किसमें? अपवर्तन में। तो यहां पर देखना, प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, जबकि माध्यम उसका वेग और तरंग दैर्ध्य में क्या है? परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद में देखो अगला अभिलंब की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं कि माध्यम के सतह को खींची गई काल्पनिक रेखा होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है और यहाँ पर मुड़ती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश का व्यवहार विरल से सघन और सघन से विरल दोनों स्थिति है। मैंने कह दिया कि भाई विरल कम अपवर्तनांक से सघन अधिक अपवर्तनांक में जाने पर
प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है। मैंने कहा कि विरल से सघन जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। इसका मतलब क्या, उसकी चाल कम होती है। जैसे हवा से पानी या हवा से कांच में जाना, हवा क्या है, विरल है, और पानी हवा की तुलना में सघन है, और पानी से भी या कांच है और ज्यादा सघन है। ठीक है, एक दूसरे की तुलनात्मक की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो अगला देखो, सघन माध्यम से यानी अधिक अपर्तनांक से विरल माध्यम कम अपर्तनांक में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है, उसकी चाल बढ़ जाती है, जैसे पानी या कांच से हवा के अंदर जाना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपर्तनांक की बात करें। ठीक है, अपर्तनांक क्या है, एक पदार्थ का वह स्थिरांक है जो दर्शाता है कि प्रकाश उस पदार्थ में कितना धीमा होता है और कितना मुड़ता है। अपर्तनांक क्या बताता है, किसी पदार्थ का स्थिरांक है, स्थिरांक बताता है। यह बताता है कि इस पदार्थ के अंदर जो कोई भी आपके क्या प्रकाश है, कोई भी प्रकाश कितना धीमा होगा और कितना मुड़ेगा, यह बताता है। यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में मानना कि प्रकाश की चाल v है, तो उसके अनुपात के रूप में इस अपवर्तनांक को क्या है, अपवर्तनांक को आपके शो किया जाता है। यानी अपवर्तनांक n बराबर क्या है, c अपॉन v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। और इसी से क्या निकलता है, इसी से अपवर्तनांक निकलता है। अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि माध्यम का प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की चाल जो है आपकी यूनिट आपस में कट जाती है, इसलिए ये क्या है, एक स्थिरांक है, एक नंबर है। निर्वात का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में और उसमें माध्यम की जब बराबर लेंगे तो यह क्या है, ये आपस में कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे में प्रकाश सबसे धीमे चलता है, और यही हमने पढ़ा था 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, हीरे की चाल थी। पानी की चाल हमने देखी थी कि 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। ये सारी चालें हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है, कुछ देर पहले हमने पढ़ी थी। तो ये सारी चाल याद रखनी है और अपवर्तनांक भी याद रखना है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। सभी की चालें याद रखनी है और सभी का अपवर्तनांक याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को प्रकाशीय सघन और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम को प्रकाशीय विरल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। यानी जितना आपके देखो पानी है, पानी का अपवर्तनांक कम है, हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। इसका मतलब हीरा अधिक सघन है, पानी अधिक विरल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक है वो इतना ज्यादा सघन है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। इसके बाद में देखो, अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। नोट, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन होता है, हमने देख लिया। वायु का अपवर्तनांक देखो, हमने कहा कि निर्वात का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, तो वायु का भी लगभग 1 ही है, यानी 1.0003 ये आपके वायु का अपवर्तनांक है, याद रखना है, यानी 1 लगभग। ठीक है, निर्वात और वायु 1। जल 1.33, एल्कोहल 1.36, कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। सघन फ्लिंट कांच की बात करें 1.65 है, और हीरा का 2.42 है। ये सारे याद करने हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं सारे के सारे, तो इंपॉर्टेंट है। 10th और 9th की जो बुक पुस्तक है उसके अंदर कोई भी डाटा है तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा हार्ड है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है, ये 9th 10th के ही प्रश्न है जो आप काफी साल पहले इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, वही ये है, आपको उस समय याद अच्छे से किया होता तो अभी जो है इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। हालांकि याद किसी को चीजें नहीं रहती है, अभी के लिए चाहिए तो अभी ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पर जल का 1.33, एल्कोहल 1.36 याद रख ले, कांच 1.52 याद रखे, और हीरा 2.42 याद रखे। इतना याद रख ले, बाकी कोई आएगा तो आप एलिमिनेट कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला, दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण है। क्या भाई, दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण क्या है, एवरीडे एग्जांपल्स, ये याद रखना। ये यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट। हमने परावर्तन के एग्जांपल्स पढ़े, हमने पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जांपल्स पढ़े, हमने विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण सबके एग्जांपल्स पढ़े, और ये जो है आपके अपवर्तन, सिर्फ अपवर्तन के एग्जांपल्स है, ये और ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे देखो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स है। पानी में डूबी हुई छड़ या फिर मुड़ा हुआ दिखाई देना, यानी पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। हमने वहां पर पढ़ा था पूर्णांतरिक परावर्तन में कि पानी के अंदर डूबी हुई प्लक नलिका चमकते हुए दिखाई देना। ठीक है, हमने कहा कि जहां जहां चमक शब्द आए, जहां जहां चमक से शब्द आए, वहां पर क्या था, पूर्णांतरिक परावर्तन था। ठीक है, लेकिन यहां पर अंतर क्या है, यह मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसे शब्द आएंगे, मुड़े हुए दिखाई देना, ऊपर उठे हुए दिखाई देना, इस तरीके के शब्द आएंगे, वो आएंगे अपवर्तन में। ठीक है, इस तरीके के शब्द आएंगे, मुड़ा हुआ, ऊपर उठा हुआ, ये आएंगे अपवर्तन में। जबकि आपका चमक जहां पर शब्द आएगा वो आएगा पूर्णांतरिक परावर्तन में। जैसे यहां पर देखो, ये हो गया कि पानी में डूबा हुआ छड़ या पेंसिल का क्या है,
मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, या तो गहराई कम लगेगी या सिक्का ऊपर उठा हुआ तभी दिखाई देता जब गहराई कम लगती है। पानी के अंदर वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न या विकृत दिखाई देती है, यानी पानी के अंदर यदि पेन डाल दिया तो जिस तरीके का ये इसकी लंबाई चौड़ाई है उससे थोड़ा ये अलग दिखेगा, तो विकृत और भिन्न दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और उसके बाद में आंखों, कैमरों, दूरबीन और सूक्ष्म दृष्टियों में लेंस का प्रतिबिंब बनना किसका एग्जाम्पल्स है, आपके अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय का पहला दिखना, सूर्योदय का देर तक दिखना, दो चीजें हैं यहाँ पर। वहां पर हमने पढ़ा था कि सूर्योदय से पहले लाल रंग दिखना, सूर्योदय के अंत में लाल रंग दिखना। एक जगह हमने पढ़ा था सूर्योदय का उजाला दिखना, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि सूर्योदय का पहले दिखना और अंत तक देर तक दिखना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यदि यह दिन की अवधि को लगभग 4 मिनट बढ़ा देता है, यानी 2 मिनट ये पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है, यानी दिन की अवधि को क्या है ये 4 मिनट तक बढ़ा देता है। कौन? अपवर्तन। याद रखना, इंद्रधनुष का बनना, सभी चीजें आती है, हमने पढ़ लिया, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन सब आता है उसके अंदर। ठीक है, मृग तृष्णा हमने पढ़ लिया, आपके पूर्णांतरिक परावर्तन भी है और आपके अपवर्तन का एग्जांपल्स भी है। मृग तृष्णा दोनों का एग्जांपल्स है, जो जिस तरीके के जब दोनों के एग्जांपल्स आता है तो ऑप्शन के अंदर एक ही चीजें आती है यहाँ पर। ठीक है, तो बाद देखो, पानी से भरी बाल्टी में पेन देगा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जल में रखा नींबू का बड़ा दिखाई देना। ठीक है, जल में रखा नींबू बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। आयताकार कांच स्लैब में अपवर्तन है, यानी प्रकाश की किरण जब स्लैब से गुजरती है तो प्रवेश पर अभिलंब की ओर झुकती है, निकलते समय अभिलंब से हट जाती है, यानी अंतिम जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। यानी किसी कांच के आयताकार स्लैब के अंदर मान लो कोई किरण प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रवेश कर ली मान ले, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये झुक गई, थोड़ी सी हल्की सी झुक गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्रवेश किया, फिर वहां पर वापस ऐसे निकल गई। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी झुक के और फिर वापस मान लो यहाँ पर ऐसे निकल गई। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, ये और ये आपस में क्या है, ये और ये समांतर हो गई, वापस में क्या हो गई, समांतर हो गई। ये क्या है, आयताकार कांच के स्लैब में अपवर्तन है। ठीक है, केवल पार्श्व विस्थापन हुआ, आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, आपको सिर्फ यही दिखेगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ आ गई और समांतर दिख रही है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक रिवीजन की तरह जैसे देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करें, विचलन हो जाता है, विरल से सघन में जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, सघन से विरल जाती है, दूर हटती है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, वेग बदलता है और आवर्ती स्थिर रहती है। हमने सारी चीजें पढ़ ली यहाँ पर। उसके बाद में देखो, ये देखो, विरल से सघन प्रकाश तेज चलता है, सघन माध्यम में प्रकाश, विरल में प्रकाश तेज चलता है, यानी चाल तेज होती है, सघन में धीरे चलता है, ये झुकती है और हटती है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और लेंस दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक या दोनों सतह क्या है, गोलीय है। हमने बात की थी लेंस, जब ये दो गोला होते हैं, दो गोला है मान लो, हमने इसमें किस में बात की थी, हमने दर्पण के अंदर बात की थी। यदि इस गोले का एक भाग ये लेता हूं मैं, तो ये आपके क्या है, ये यहाँ पर आपके किरणें आती है, तो ये आपके एक दर्पण हो गया, और उस दर्पण को हमने क्या नाम दिया था, ठीक है, इस दर्पण को हमने अवतल दर्पण नाम दिया था। ठीक, उसके बाद में हमने इसकी बात की थी, हमने इसकी बात की थी कि ये आपके इस तरीके से है, और यहाँ पर यदि आके किरण टकराती है इस गोले के, तो ये आपके कौन सा गोला हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब ये बात कर रहा है कि एक या दो गोलों की गोलीय सतह की बात करें, जैसे एक गोला है और एक गोला ये, अब ये वाला भाग है दोनों गोले का, ये वाला भाग है, ये क्या है, ये एक दर्पण है। क्या है, ये एक दर्पण है जो बीच से मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। क्या है, सॉरी, लेंस है ये, क्या है, ये एक लेंस है, दर्पण तो वो थे, ये लेंस है, और लेंस क्या है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये देखो यहाँ पर मान लो ये मान लो ये दो है गोले हैं, ठीक है, इनको यदि यहाँ से अपन मिलाते हैं तो ये जो आकृति बनती है, ये जो आकृति बनती है, ये भी एक लेंस बनता है, ये भी एक लेंस बनता है, और ये भी एक लेंस बनता है। ठीक है, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है, तो ये चीजें याद रखना। अवतल लेंस की आकृति इस तरीके की होगी आपके, यानी यहाँ पर किनारों से मोटा होगा, बीच से पतला होगा, और उत्तल लेंस यहाँ पर मोटा होगा और किनारों से पतला होगा, ये दोनों के अंदर अंतर रहता है भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे यदि बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा अभिसारी है कौन सा नहीं है, तो देखो उत्तल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये हमने बात की कि उत्तल लेंस क्या है, बीच में मोटा होता है, ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का क्या मतलब हो गया, कन्वर्ज करता है भाई। ठीक है, यानी इकट्ठा करता है, यानी यहाँ पर मान लो ये मान लो आप क्या उत्तल है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, एक जगह इकट्ठी होगी, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, क्या होगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को आपके अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जबकि
उत्तल दर्पण क्या करता था, उत्तल दर्पण क्या करता था, ये उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण था भाई, ठीक है। यहाँ से जो किरण टकरा थी ऐसे जा रही थी, यहाँ से जो किरण टकरा थी ऐसे जा रही थी, यहाँ से टकरा रही थी ऐसे जा रही थी। इसका मतलब ये क्या रहा था, ये फैला रहा था, ये अपसारित कर रहा था चीजों को, ये कर रहा है अभिसारित। यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण क्या है, अलग है। आप ऐसे देखें कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसे हैं और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण एक जैसे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण पढ़ रहे हो वो आपके वहां पर अवतल लेंस होगा, जो आपके अवतल दर्पण पढ़ रहे हो वहां पर उत्तल लेंस होगा। ये यहाँ पर यही विशेषता थी उसकी, ठीक है। यह विशेषता वहां पर इसकी थी, किसकी, यहाँ पर उसकी थी। ये यहाँ पर आएगी ऐसे टकराएगी, यहाँ आएगी ऐसे टकराएगी, ये यानी एक ही बिंदु पर आपकी क्या अभिसारित करेगी। तो ये क्या था, ये क्या था, ये आपका अवतल दर्पण था जो जो अभिसारित करने का काम कर रहा था। उस समय वहां पर इसको अभिसारी दर्पण कह रहे थे, मतलब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कह रहे थे, यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह रहे हैं। एक ही चीज हो गई, दोनों का आपके काम एक है। इसका भी आपके अभिसारी करना, इसका भी अभिसारित करना, दोनों का काम एक है। इसका विपरीत उन दोनों का हो गया, ठीक है। यहाँ की उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, याद रख लेना। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एक ही चीज याद रखना कि जो हम चश्मा लगाते हैं, जो हम स्टूडेंट्स चश्मा लगाते हैं, स्टूडेंट्स की एज के अंदर जो चश्मा लगता है वो कौन सा चश्मा होता है, वो अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। क्यों, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम की जो नजर है वो आपके दूर की नजर कमजोर होती है, निकट जो नजर है वो एकदम सही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स को हमेशा निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, निकट की तो जो नजर है वो सही होती है, दूर की नजर है वो आपके कमजोर होती है। तो जैसे मेरे ये चश्मा दिख रहा है आपको, तो ये जो चश्मा लगा हुआ है ये आपकी क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में क्या, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु सही दिखाई देती है। अगर मैं इसको उतार दूं तो अभी मैं यहाँ पर आराम से पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे को एकदम सही दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूर की वस्तुएं हैं वो सही नहीं दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के अंदर कौन से, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यानी मेरे जो लेंस है वो अवतल लेंस है, मेरे जो नंबर है वो नंबर क्या, माइनस के अंदर है। तो स्टूडेंट्स के ज्यादातर के नंबर किनके, माइनस के अंदर होते हैं। जो नंबर माइनस के अंदर होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। यानी हमारे जो आंखों के अंदर लेंस लगे हुए हैं, ये लेंस लगे हुए हैं, ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आपके उत्तल लेंस है, ये बीच में मोटा होता है, इनकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये दूर दृष्टि में काम आता है। मैंने कहा कि हमारा निकट दृष्टि दोष का है, ये कौन सा, ये दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष है एक वृद्ध एज आने के बाद में, ज्यादातर 40 साल की बाद में ये होता है, जिसके अंदर क्या है, आपके नजदीक तो जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की साफ दिखाई देती है। आप देखोगे जो 40 और 45 50 साल के आसपास में आपके फैमिली के अंदर कोई मेंबर्स है, बुजुर्ग है, या फिर आपके आसपास में कहीं देखते हो, आप एग्जाम्पल्स भी अगर आप देखते हो कि गाँव के अंदर जो है आसपास में जो लोग बैठे रहते हैं, वो जब भी कोई उनको लेटर वगैरह कोई देते हैं या न्यूज़पेपर देते हैं तो वो चश्मा ढूंढते हैं कि भाई चश्मा वगैरह कहाँ है, और वो चश्मा लेकर के उस लेटर को पढ़ते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, हम दूर की चीज देखने के लिए चश्मा लगाते हैं, पास की तरफ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी न्यूज़पेपर आते हैं तो चश्मा लगा के फिर पढ़ते हैं। तो उनकी क्या है, उनके दूरदृष्टि दोष है, यानी उनको दूर की सही दिखती है। वो गांव के अंदर बैठे रहते हैं तो दूर से आने वाले को पहचान लेता है कि वो आ रहा है, दूर से, मतलब दूर से वो देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उनको दूर से एकदम अच्छे से दिखाई देता है, और यहाँ पर नजदीक चीजें नहीं दिखाई देती, इसलिए वो न्यूज़पेपर के लिए चश्मा यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको दूरदृष्टि दोष होता है। मतलब जहां पर नाम दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब है दूर की सही है, जहां पर निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट की सही है, उल्टा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये कभी भी शब्द नहीं आता तो ये शब्द आता है, क्या आएगा, ऐसे देवनागरी लिपि में लिखा आएगा हाइपरमेट्रोपिया। कैसे आएगा, ऐसे आएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ऐसे शब्द है वो लिखा हुआ आएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो ये किसका है, ये दूरदृष्टि का है। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या आएगा, मायोपिया। क्या आएगा, मायोपिया आएगा उसके लिए, और इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया आएगा। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। याद रख लेना, सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस, दूरबीन उत्तल लेंस, कैमरा लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। और आपके आवर्धक लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अब ये कैमरा लेंस उत्तल लेंस कैसे हो गया, आप कैमरे की फोटो लेते हो तो यहाँ से नजदीक से थोड़ी लेते हो फोटो, फोटो तो अपन दूर की लेते हैं ना, अपन फोटो कैसे तब दूर जाके खड़े रहते हैं कि भाई दूर से फोटो लें, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि अपन यहाँ से इतनी नजदीक से कोई फोटो लेते हैं, दूर से लेते हैं। तब वहां पर कौन सा कैमरे के अंदर लेंस हो जाए, आपके उत्तल लेंस हो जाए। क्यों, क्योंकि दूर दृष्टि दोष होता है, तो दूर की वस्तुओं के लिए आपके उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैमरा वाला जब भी आपने देखा होगा, वो डीएसएलआर वाले वो दूर दूर खड़े रह करके ऐसे फोटो लेते हैं, तो वहां पर उसके अंदर लेंस कौन सा होता है, आपका उत्तल लेंस होता है।
आवर्धक लेंस भी वही होता है। आवर्धक लेंस वो मैग्नीफायर लेंस लगा देता है, जिस जो आजकल कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं ना, सिनेमैटिक और कैंडिड फोटोग्राफी, तो उनके पास में ये आवर्धिक जो लेंस होता है वो वाला लेंस होता है, तो वो और दूर से जाकर के जूम करके उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी है आपके सूक्ष्मदर्शी दूरबीन वगैरह, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। यहाँ पर देखो अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, हमने बात कर ली है। ये अवतल होता है भाई ऐसे, ठीक है, किनारों पे मोटा होता है बीच की अपेक्षा। प्रकाश की किरणें अपसारित करता है, फैला देता है, यहाँ से टकराएगी किरणें और फिर वापस क्या यहाँ से फैल जाएगी भाई, ठीक है, फैला देता है। अपसारी लेंस भी इसको कहते हैं। उल्टा हो गया, अपसारी लेंस भी कहते हैं। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हमने कहा कि हमारी जो चश्मे उनमें ऋणात्मक है। निकट दृष्टि दोष है हम सबके, और मायोपिया इसको बोलते हैं। मायोपिया आए या निकट दृष्टि दोष आए, एक ही बात है। मायोपिया शब्द आता है कभी कभी, निकट दृष्टि नहीं आता प्रश्न के अंदर, तो आप इसको भी याद रखें। मायोपिया, निकट तो आता नहीं आता, मायोपिया तो हमेशा आता है। यदि आपके हिंदी में निकट आ गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इंग्लिश का रटा हुआ तो होता है, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लोगे तो आप सही हो जाएगा। यानी या तो निकट दृष्टि याद रखोगे तो मायोपिया भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मायोपिया एक रखोगे काम हो जाएगा। अगला देखो, दूरबीन और टॉर्च, ठीक है, दूरबीन के अंदर वो भी था और ये भी है। टॉर्च के अंदर कौन सा, अवतल लेंस है, और वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या, वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि जब हम देख रहे होते हैं, हमारे चश्मा नहीं होता है, तो हमारी जैसे नजर थोड़ी कमजोर होती है, जो आपके वो जैसे प्रकाश का रेटिना जो अपने बिंदु बनता है, वो रेटिना से थोड़ा आगे बन जाता है। जब ये लेंस लग जाता है तो वो रेटिना की ओर सीधा रेटिना पर बन जाता है भाई, ठीक है। जैसे मान लो ये आपने कोई, जैसे मान लो ये आंख है, ये मान लो यहाँ पर आपका कोई रेटिना है, यहाँ पर आंख है, तो यहाँ पर जैसे ये प्रकाश एंट्री करता है, तो यहाँ पर आपके क्या है, जब ये दोष हो जाता है निकट दृष्टि दोष, तो ये यहाँ पर आपकी ये बनने लग जाता है प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी रेटिना पर नहीं बनता, यहाँ पर बन जाता है। जब यहाँ पर एक हम लेंस लगा देते हैं, एक चश्मा लगा देते हैं, यानी लेंस ये वाला लेंस लगाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर बनना, रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है, बस यही कारण होता है। बाकी ठीक है, यहाँ पर अपने को जो एग्जाम्स के अंदर जो चीजें पूछी जाती है वो यही पूछी जाएगी। तो मैंने आपको बता दी कि लेंस की जो क्षमता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना और अपसारित करना की मात्रा उस लेंस की क्षमता या दक्षता दिखाता है। यानी कितनी कितनी जो है मात्रा के अंदर वो अपसारित करेगा, अभिसारित करेगा, उस लेंस की क्षमता होती है। हम जब वो नंबर पढ़ते हैं आपके फोकस दूरी वगैरह, तो वो उसी से उसकी क्षमता निकाली जाती है। जो क्षमता होती है वो क्या है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आपकी क्षमता पावर बराबर 1/f फोकस दूरी होती है, और इसका मात्रक क्या है, डायप्टर में हो जाता है। और ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है, डायप्टर है। डायप्टर क्या है, डायप्टर है, और डायप्टर को डी में मापते हैं, और फोकस दूरी मीटर में होती है, इसलिए यहाँ पर 1/मीटर है, या फिर मीटर इनवर्स। डायप्टर को क्या कहता है, मीटर इनवर्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद में देखो, लेंस से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर लेंस से जुड़े संबंधित जो रोग है, वो रोग ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि बेलनाकार लेंस है, बिंद दुखता है, जो है मोतियाबिंद है, उनके अंदर क्या क्या आपका होता है। तो आंखों से संबंधित जो रोग है वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये भी हम देख लेते हैं, वो सेम ही है। अवतल दर्पण और लेंस एक दूसरे के आपके विपरीत है। यानी यदि उत्तल दर्पण के जो हमने लक्षण पढ़े थे, वो आपके अवतल लेंस के होंगे, सीधी सी बात यही है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण पढ़े हमने, अवतल दर्पण पढ़े, ठीक है, उसका जो है आपका सीधा उत्तल लेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्तल लेंस। इनके जो आपके गुणधर्म है वो एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। जैसे देखो, मुख्य अक्ष लेंस, ये मुख्य अक्ष तो आप सभी को पता है कौन सा है, वक्रता के अंदर क्या है मुख्य अक्ष लेंस की दोनों, जैसे ये आपके ये लेंस है मान लो, तो ये लेंस की दोनों सतहों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है आपकी क्या है, ये काल्पनिक रेखा। वक्रता केंद्र है प्रत्येक सतह जिस गोले का भाग होती है उसका केंद्र। मान लो ये अपना लेंस है। अब ये जैसे ऐसे देखोगे तो ये गोला तो यही है, तो इसका तो केंद्र ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये वाला गोला ये, मैंने कहा कि दो गोले का जो ये बीच वाला भाग है, इस भाग से लेंस बनता है। तो इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है, इन दोनों गोलों का केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और ये बीच से निकलता है, ये मुख्य अक्ष है। तो उत्तल लेंस में क्या है, वास्तविक फोकस होता है, और अवतल लेंस में क्या है, आभासी फोकस होता है। ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, वहां पर फोकस ये ऐसे था, वास्तविक इसका था, उल्टा इसका था, ठीक है। यानी गुणधर्म सारे वही हैं, ठीक है। लेंस को पानी या अन्य माध्यम में डुबाने पर इसकी प्रकृति बदल सकती है। बुलबुला हवा में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आपको जब हम PYQ पढ़ेंगे तो इतनी बार मिलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कि यदि बुलबुला है, हवा के अंदर बुलबुला आपको कैसा दिखाई देगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। हवा के अंदर उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। यदि उसी बुलबुले को पानी में डुबा, यदि उसी लेंस को पानी के अंदर बुलबुला को डुबा दिया जाता है, तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। यानी मान लो कि जैसे आप कैसे बताओ, मैं जैसे ये बुलबुला है, ठीक है, मान लो ये, तो ये हवा के अंदर जाएगा,
तो हवा के अंदर तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से किरणें आएगी, इसके इस बुलबुल पे लगेगी, ये कैसा लगेगा, उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर जाएगा, ये पानी के अंदर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, चारों तरफ तो पानी है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर टकराएगी तो ये इस तरीके का बन जाएगा। तो पानी के अंदर तो ये अवतल लेंस की भांति काम करेगा और हवा के अंदर उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को रटा मारनी है भाई बुलबुले वाली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में देखो, जैसे यहाँ पर देखो उत्तल और अवतल लेंस के अंदर अंतर की बात करें, ठीक है। अंतर की बात कर लेते हैं। हमने देख ली लगभग क्षमता कैसी है, उत्तल के अंदर क्या है, धनात्मक है, और हमने कहा कि अवतल हमारे ये चश्मा लगा हुआ है, इसका नंबर क्या माइनस के अंदर है। प्रकृति कैसी है, इसकी अपसारी है और इसकी अभिसारित करने की है। ये वास्तविक है, ये आभासी और सीधा है, वास्तविक और उसके साथ में उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा आभासी और सीधा का कॉम्बिनेशन है और वास्तविक और उल्टा का कॉम्बिनेशन है। फोकस इसका वास्तविक है, इसका आभासी है। मोटाई बीच में मोटा, किनारों पे पतला, बीच में पतला और किनारों पे मोटा, तो सारी चीजें हम देख चुके हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद में ये लेंसेज देख चुके हैं, मोटा छोटा अभिसारित करना है, प्रतिबिंब बनाता है, बिंब से बड़ा है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, उपयोग दूरदृष्टि दोष सूक्ष्म, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। ये सारे आ गए, अवतल लेंस में आ गया भाई, ठीक है। किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, किरणों को फैलाता है, अपसारी लेंस भी इसको कहते हैं, आभासी और सीधा होता है, बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ऋणात्मक दूरी होती है निकट दृष्टि दोष निवारण में, और गैलीलियो की दूरबीन के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग हुआ था, ठीक है। लेंस की क्षमता हमने पढ़ ली, 1/f होता है P बराबर, और ये इसकी क्षमता आपके अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, हम पढ़ लिया। फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं, डायोप्टर मात्रक होता है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यह आता है नेत्र दोष और उसका निवारण। नेत्र दोष और उसका निवारण मैंने आपको बता ही दिया। निकट दृष्टि दोष मायोपिया है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट दिखती है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, मैंने बता ही दिया, याद कर लेना कि निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, तो रेटिना से पहले बनते हैं। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, नंबर माइनस में आते हैं। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया पे बोलते हैं इसको। निकट की वस्तुएं तो आपको क्या स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन दूर की स्पष्ट देख पाता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और नंबर धनात्मक है, प्लस होते हैं। दो चीज हो गई। उसके बाद में आता है प्रेस बायोपिया, याद रख लेना, इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, इसी तरीके से लिखा आएगा प्रेस बायोपिया, इसी तरीके से एग्जाम्स के अंदर लिखा हुआ आएगा। क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, वृद्धावस्था के अंदर होते हैं और इसके अंदर निकट और दूर दोनों वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और इसलिए जो है बुजुर्गों के लिए दो कांच लगे होते हैं, एक कांच सामने लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है। सामने वाला दूर की वस्तु देखने के लिए होता है, ये यहाँ वाला नजदीक की वस्तु ऐसे देखते हैं, तब इस कांच से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, उस कांच से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कांच लगे होते हैं। निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस लगा होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अबिंदुकता की बात करें तो इसका एस्टिग्मेटिज्म ये शब्द भी आ जाता है। तो इसके अंदर क्या, कोर्नियों की गोलाई है वो अनियमित हो जाती है और कोर्नियों की गोलाई के अनियमितता के कारण अबिंदुकता होता है। व्यक्ति गहराई और ऊंचाई में क्या है, विभेद नहीं कर पाता है। यदि कोर्नियों की गोलाई में अनियमितता आ जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति गहराई और ऊंचाई में विभेद नहीं कर पाता है। और इसका निवारण के लिए कौन सा सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है, मोतियाबिंद है। कैटरैक्ट क्या है, मोतियाबिंद है और इस एक प्रकार का रोग है। इस रोग में आंखों का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, यानी आंखों का लेंस है वो एकदम बंद हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है और दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए शल्य चिकित्सा, सर्जरी या कृत्रिम लेंस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में रैतोंदी आता है और रैतोंदी का आपको विटामिन ए की कमी से होता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस आता है, ये एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। और आंख की सबसे आंतरिक परत दृष्टि पटल है, रेटिना है, ठीक है। यानी हम जब रोग पढ़ेंगे उस रोग के अंदर मैं बताऊंगा कि आंखों से संबंधित रोग है, हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के अंदर, ठीक है। वहां पर मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, तो इस चीज को याद रखें। विटामिन ए, ये विटामिन से संबंधित सारे रोग बताऊंगा मैं, इतने शानदार तरीके से विटामिन वगैरह करवाऊंगा। आहार पोषण वाला टॉपिक तो वो बहुत शानदार है, तो वो करवाऊंगा, तो उसमें भी आपकी क्या है, कुछ भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी आप ध्यान में रखें भाई, ठीक है। आंख की सबसे आंतरिक दृष्टि पटल रेटिना है। ये जो प्रश्न आता है कि मानव की ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई किस लेंस की भांति कार्य करती है, तो मानव की जो आंख है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है भाई, ठीक है। तो ये चीज अति महत्वपूर्ण है, याद रखें। मानव जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा
पुतली आपकी क्या है, प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। पुतली आइरिस क्या करती है, जैसे मान लो अभी लाइट जल रही है तो आंखों के अंदर जितना प्रकाश जा रहा है, जैसे ही एकदम ऐसे लाइट चली जाती है तो वो एकदम से एडजस्ट करती है पुतली। तो आंखों के अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा क्या है, पुतली नियंत्रित करती है, कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए। नेत्रदान के समय क्या करते हैं, कोर्नियों का दान किया जाता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है तो जो है आंखों के अंदर जो कोर्निया है उसी का दान किया जाता है, ठीक है। जो आपको दिख रही है उस नेत्र का नहीं, उस कोर्नियों का दान किया जाता है, ठीक है। आंखों का बाहर दिखने वाला सफेद भाग क्या है, स्क्लेरा कहलाता है, ये भी ध्यान में रखें। आंखों के जो बाहर आपको सफेद भाग दिख रहा है वो आपकी क्या, स्क्लेरा कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपके प्रकाश जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और प्रकाश टॉपिक के अंदर मैंने जो सारी चीजें आपको बता दी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सब बता दी है। ये भी बता दिया कि कौन कौन सा पूछा गया है, कौन कौन सा पूछा जाएगा, कौन कौन सा पूछा जाने की संभावना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना, सारी चीज बताइए A to Z मैंने फुल डिटेल में करवाया है आपको। प्रकाश कंप्लीट करवाया और हमने इसके अंदर परावर्तन पढ़ा, ठीक है, अपवर्तन पढ़ा, दोनों के नियम भी पढ़े, लेंस पढ़े, दर्पण पढ़े, इनके रोग पढ़े, लेंस के रोग भी पढ़े, फिर आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा हमने। और उसके बाद में विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण भी पढ़ा, ठीक है, और प्रकीर्णन भी पढ़ा, इंद्रधनुष भी पढ़ी, मतलब सारी चीजें पढ़ ली। प्रकाश के थ्योरी पढ़ी, प्रकाश के चाल पढ़े, प्रकाश के रंग पढ़े, गुण धर्म पढ़े, सारी चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। प्रकाश क्या है वहां से लेकर के A to Z चीजें पढ़ ली। अब हमारे इसके एमसीक्यूज बाकी है। हालांकि मैंने चीजें आपको बताई है कि जैसे ये पूछा गया हुआ है, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ऐसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। यही प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब जब आप एग्जाम दोगे तो यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ से जो रील काट के मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कहा था ये आएगा और ये आया, ठीक है, और ये हुआ था, जैसे पटवारी में हुआ, जैसे आपके लाइब्रेरियन के अंदर हुआ, जैसे आरपीएससी के अंदर हुआ, मैंने कहा था ये आएगा और वही आया था, ठीक है। तो इस चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा तो उस चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें उस चीज़ पे, ठीक है। अंडर एस्टिमेट नहीं करें इन चीज़ों को, अच्छे से याद करें ताकि आपके हो सकता है यहाँ पर एक एक प्रश्न की लड़ाई होती है भाई सिलेक्शन पे, ठीक है। अगर पटवारी दिया है तो किसी ने, आप सबको पता, इतना ईजी पेपर आया और इतने सरल सरल प्रश्न गलत करके आए, वही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। रात को नींद नहीं लेने देते, मन में सारा दिन यही रहता है, ये एक प्रश्न सही हो जाता, ये मेरे को आ रहा था लेकिन पता नहीं वहाँ क्यों गलत हो गया, इस तरीके की कंडीशन है। वो आपके बार बार रिवीजन करने से नहीं होगी, थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा, आराम से एग्जाम ओरिएंटेड जो मैटर है, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, पार्ट है, उसी को करोगे तो ही आप क्या है उन प्रश्नों को सही कर पाओगे। अप्रोच आपको उसी हिसाब की रखनी है, ठीक है। फोर्थ ग्रेड की फिर बता रहा हूँ, पेपर बहुत सरल आने वाले हैं, 6 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा और पेपर आपके बहुत ही ईजी आने वाला है। आपको फिर वही समस्या रहने वाली है, सरल प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और अगर आपको मन करे कि आपका नहीं सच में है, मेहनत कर रहे हैं सर, तो जरूर जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, पीडीएफ टेलीग्राम और ऐप में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में टेलीग्राम पर नहीं दूंगा, ऐप में आपको दूंगा, आप सीधी पढ़ सकते हो उसको, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको उसको पीडीएफ है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, धन्यवाद।